हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ, जो सीबीएसई ने स्टैंडर्ड एग्जाम के लिए मैथ के सैंपल क्वेश्चन पेपर को इशू किया है, उसका सॉल्यूशन। अब हम लोग करेंगे सेक्शन ए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले होता हुआ, दिस इज सैंपल क्वेश्चन पेपर, और साथ ही मैंने इसके आंसर की भी कर ली है डिस्प्ले, ताकि हम लोग साथ साथ आंसर्स यहाँ पे मैच करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शंस में पहले तो ये है कि ए बी सी के 3 सेक्शन है, टोटल 14 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चंस हैं, दो दो नंबरों के, यानी कि 2 मार्क्स के, तो 12 मार्क्स का सेक्शन ए है। और आपको चॉइस प्रोवाइड की गई है इंटरनली 2 क्वेश्चंस में। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस है, 3 मार्क्स, और इंटरनल चॉइस है क्वेश्चन में। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के, और एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है, और 2 क्वेश्चन 4 में से आपको केस स्टडी बेस्ड मिलने वाले हैं। चलिए सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 minus A15 for AP 6, 9, 12, 15। 6, 9, 12, 15, तो ये मेरे पास AP है जो गिवन की हुई है। मुझे फाइंड करना है A25 माइनस A15। सेक्शन ए है हमारा। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए यहाँ पे कुछ टर्म्स लिख लेते हैं। ए की वैल्यू 6 है। डी कैसे कैलकुलेट करते हैं? A2 माइनस A1, दैट इज 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। और an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले 25, n की वैल्यू 25 पुट करनी है, तो a प्लस 25 माइनस 1 दैट इज 24 डी। ओके, A15 का मतलब हो गया a प्लस 15 माइनस 1 14 डी। अब A25 में से A15 माइनस करना है, तो रिस्पेक्टिव वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ब्रैकेट खोलेंगे तो a प्लस 24d माइनस a माइनस का 14d। a से कैंसिल हो गया, 24 में से 14 गया, 10d आ गया। और d की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की अपन ने? 3, तो 10 इंटू 3 30 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आंसर मिला लेते हैं फटाफट। ये आंसर शीट खुली हुई है, तो A25, यस दिस इज द राइट आंसर। 830 आंसर आ रहा है हमारा, बिल्कुल आंसर सही है। चलिए अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट में आपको चॉइस दे दी गई है। सेकंड इसका जो चॉइस मिली है वो ये है, 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ द एपी। किसी एपी की 7th टर्म का 7 टाइम्स, मतलब 7 से मल्टीप्लाई करना है A7 को, इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म। वो इक्वल है 5th टर्म के 5 टाइम्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ 12th टर्म। 12th टर्म की वैल्यू फाइंड करें। चलिए शुरू करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। तो ये और वाला ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है चॉइस, वो कर रहे हैं हम लोग। गिवन क्या है? 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म, A7 का 7 टाइम्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स 5th टर्म। 5th टर्म के 5 टाइम्स के इक्वल है। A12 हमें फाइंड आउट करना है, और an का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए A7 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 6d, और A5 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 4d लिख सकते हैं ना हम लोग। A5 n की जगह 5 पुट कर दो, और n की जगह 7 पुट कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो। 5a प्लस 20d। अब a वाले एक साइड कर लो, और d वाले एक साइड कर लो। 42 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू माइनस 22d। 2 डिवाइड में जाएगा तो 11d रह जाएगा नेगेटिव। तो a और d के बीच में एक रिलेशन मिल गया, a इज इक्वल टू माइनस 11d है। अब A12 फाइंड करना है,
तो बाय फॉर्मूला A12 क्या बनेगा, a प्लस 11d। a की वैल्यू -11d है, पुट कर दो, प्लस 11d। तो 11d माइनस का 11d प्लस का कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आंसर आने के बाद आप उसको बॉक्स में बंद कर दो, तो फिर आप लोगों को जो चेकर होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है आंसर, मतलब ऐसे डायरेक्टली साफ साफ किया हुआ, और आपकी एक अच्छी इमेज बन के आती है। तो दिस इज द आंसर। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, क्या हमारा आंसर सही है। यस, तो आप देख सकते हो 0 बिल्कुल सही आंसर है हमारा, तो 2 मार्क्स हमारे पक्के हो गए। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट इक्वेशन mx into 5x minus 6 is equal to 0 has two equal roots। mx 5x minus 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में से ये आपको सेकंड क्वेश्चन आ रहा है। mx 5x minus 6 is equal to 0। एक बार चेक करना है इक्वेशन मुझे दोबारा, mx 5x minus 6, ठीक है। इन्होंने बोला है m की वैल्यू पता करो ताकि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो जाएं। इक्वल का मतलब क्या है, सोल्व करने पर m की वैल्यू पुट होने पे x की ऐसी वैल्यूज आनी चाहिए जो इक्वल हो। सबसे पहले तो अपन इसको प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना लेते हैं। 5m इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 6mx इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है हमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना है, तो सबसे पहले ABC डिफाइन करने पड़ेंगे। A इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 5m, B है कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -6m, C कांस्टेंट है जो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 लिख देंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट d। b की वैल्यू -6m है, उसका स्क्वायर कर देंगे। a की वैल्यू 5m है और c की वैल्यू 0 है। डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट करेंगे, वाई d 0, क्योंकि रूट्स आर इक्वल। जब रूट्स इक्वल होते हैं, एज रूट्स आर इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन क्या क्या आता है, 0 आता है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये पूरी इक्वेशन क्या बन गई, 0 के इक्वल बन गई। ओके सॉरी यहाँ पे 0 आएगा। 4 इंटू 5 20m, 20m इंटू 0 0, तो यानी कि 36m का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। m स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये तो 0 आ गया, नहीं ये कुछ गड़बड़ है। m की वैल्यू यहाँ से 0 आ रही है, लेकिन अगर m 0 हो गया फिर तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, तो नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। एक मिनट, मुझे इक्वेशन दोबारा चेक करनी है। सो दैट mx 5x minus 6 इक्वेशन तो आई थिंक ठीक है। सॉल्यूशन में कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया है। 5m minus 6m 0 b स्क्वायर 4ac, ये भी ठीक है, ये तो सही है। एक मिनट, लेट मी चेक द आंसर, यहाँ पे गड़बड़ है। 5 प्लस 9, ओके, यहाँ पे क्वेश्चन की मिस्टेक हो गई है। देखिए सॉल्यूशन में 5mx स्क्वायर माइनस 6mx प्लस 9 है, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 9 वाली टर्म कोई भी नहीं है, तो इसीलिए हमें अपना जो इक्वेशन है वो इसके फॉर्म में सॉल्व करेंगे। एग्जाम में आपको नंबर मिल जाते हैं, तो इसीलिए ये नहीं है कि आपके मार्क्स कटेंगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये गलती बोर्ड की है, तो इसीलिए वो अपनी गलती के लिए कंपेंसेट करते हैं। चलिए मैं सारी चीज इक्वेट कर दे रब कर देता हूँ। इक्वेशन में इधर एक 9 टर्म है कांस्टेंट, जो इन्होंने मेन क्वेश्चन में नहीं पुट की हुई, वो है आपके पास +9। चलिए तो ये इक्वेशन ऐसे है आपके पास, +9 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x, c इज द कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू 9। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट दैट इज d, तो -6m का होल स्क्वायर, a की वैल्यू 5m, c की वैल्यू 9 और d की वैल्यू 0, क्योंकि रूट्स आर इक्वल
रूट्स इक्वल है, इसीलिए डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया है, 0 हो गया है। 36m², ये आपका बन गया 180m इज इक्वल टू 0। 36m क्या ले लेंगे हम लोग कॉमन, m-5 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, 36m 0 के इक्वल हो सकता है, या m-5 इक्वल टू 0 हो सकता है। तो यहाँ से एक तो m की वैल्यू 0 आ गई और एक m की वैल्यू 5 आ रही है। अब वही बात आ गया, m दोबारा एक बार 0 आ गया, m इज इक्वल टू 0 इज रिजेक्टेड। m 0 को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्यों, एज इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x² becomes 0, so it will be it will not be a quadratic इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा। या फिर अगर हम लोग यहाँ पे करें, मैं एक और अच्छा आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये भी लिखने की जरूरत नहीं है इतना, तो एक बेहतरीन आपको मैं रीजन बताता हूँ। यहाँ पे m इज इक्वल टू 0 इज रिजेक्टेड एज 5, m की वैल्यू 0 पुट कर दो, देखो 0x+9 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, +9 इज इक्वल टू 0, 9 इज इक्वल टू 0 विच इज फॉल्स, ये गलत है। तो इसीलिए m इज इक्वल टू 0 रिजेक्ट कर देंगे, तो m की वैल्यू क्या आंसर आएगी, 5 विल बी द आंसर, और ये हमारा सॉल्यूशन डन हो गया। क्लियर, इस तरीके से आपको आंसर लिखने पड़ेंगे, रीजनिंग कि क्यों आप रिजेक्ट कर रहे हो, उसकी वजह क्या है, प्रॉपरली आप लोगों ने एग्जाम में लिखना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम पॉइंट P, एक पॉइंट P से टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू ए सर्कल C। तो आपने दो टेंजेंट्स लगाई है PA एंड PB, और एक सर्कल है जो आपको दिया होगा विद सेंटर O, रेडियस R है। OP इज इक्वल टू 2R, O से लेकर P तक का डिस्टेंस 2R है। तो आपको APB एंगल पता करना है, और ये APB ट्राइंगल का टाइप भी आपको पता करना है। चलिए सबसे पहले तो अपन फिगर बनाते हैं व्हाइट बोर्ड पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले तो मुझे बनाना है एक सर्कल, दिस इज माय सर्कल। चलिए अब उसके बनानी है हमने टेंजेंट्स पॉइंट P से। सपोज करो ये पॉइंट P है और दो टेंजेंट्स हमें खींचनी है, ऐसे लगा लेते हैं, एक टेंजेंट ये हो गई और दूसरी टेंजेंट ये हो गई। दिस इज आई थिंक A, और नीचे पॉइंट B दिया हुआ है, ABS और R, ठीक है जी। तो दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, और इनको ज्वाइन लाइक दिस करवाया हुआ है। सेंटर है O पे, और O से लेकर A तक का डिस्टेंस भी इन्होंने मिलाया हुआ है, और इसको R लिखा हुआ है जो रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यू हैव टू फाइंड OP, ये वाला नहीं OP नहीं फाइंड करना, मतलब O से लेके P तक का डिस्टेंस भी दिया हुआ है 2R। यू हैव टू फाइंड दिस एंगल APB, और साथ में ये बताना है कि APB ट्रायंगल किस टाइप की है, मतलब स्केलन है, आइसोसेल्स है, इक्विलेटरल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, वो पूछा गया हमसे। तो एंगल APB ये हमें फाइंड करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो एंगल PAO इज इक्वल टू 90 डिग्री है। दिस इज अ 90 डिग्री एंगल। वाई, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट AP, रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल है 90 डिग्री होता है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट
ए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए है तो ए पे 90 डिग्री का एंगल बन गया। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का रेशो यूज कर सकते हैं, ये आपको पता है। मैं यहाँ पे सबसे पहले इस एंगल की बात करूंगा, APO, जिसको मैंने 1 मार्क किया है। लेट एंगल OPA इज इक्वल टू 1, मैंने इसको एंगल 1 मार्क कर लिया। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसको एंगल 1 मार्क कर रहा हूं तो 90 के सामने वाली साइड तो हाइपोटेन्यूस होती है, तो यानी कि इन ट्राइंगल PAO में जो OP है आपके पास वो तो हाइपोटेन्यूस हो गया, और एंगल बन रहा है अब AP और OP के बीच में, तो फिर AP जो है किसका काम करेगा, ये बेस का काम करेगा, और जो OA है वो यहाँ पे परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, OP आपका इस ट्राइंगल में बन गया है हाइपोटेनियस, दैट इज 2r है, जिसकी वैल्यू AP जो आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो यहाँ पे बेस बन गया है, ये हमें नहीं गिवन। OA है जो परपेंडिकुलर का काम कर रहा है यहाँ पे, और जिसकी वैल्यू दी हुई है हमें r दी हुई है, यानी कि हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो P और H को कनेक्ट करने के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज करोगे, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा, यहाँ पे एंगल 1 हमने लिया हुआ है, थीटा लेट कर लेते हैं 1 से, यहाँ पे साइन 1 को लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब OA और हाइपोटेनियस मतलब OP। अब OA की वैल्यू कितनी है, r है, OP की वैल्यू 2r है, r से r कैंसिल हो गया तो 1/2 आ गया। आपको पता है साइन के किस एंगल की वैल्यू हाफ होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यानी कि थीटा कितना आ गया यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। अब अगर आप लोग देखोगे, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री जाएगा, क्योंकि यही सेम टू सेम अगर आप OB को ज्वाइन करोगे तो वही ट्रिग्नोमेट्री रेशो से आपका 30 डिग्री आ जाएगा। या फिर एक चीज और भी कह सकते हो आप लोग कि आपको पता है ट्राइंगल PAO एंड PBO आपस में क्या होने वाली है, कॉन्ग्रुएंट होने वाली है, तो बाय CPCD ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग इसको 5 मान लेते हैं, लिख लेते हैं आपस, सिमिलरली एंगल BPO दिस इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल APB आपके पास कितना डिग्री आ गया, दैट इज थीटा प्लस 5, सो 30 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो जो पहला आपके पूछा गया था कि एंगल APB निकालिए, तो वो आपने कैलकुलेट कर लिया है, दिस इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का एंगल आ गया है। अब हमसे पूछा गया है कि APB कौन से टाइप की ट्राइंगल है, चलिए देखते हैं किस टाइप का ट्राइंगल बनेगा। वैसे क्लियर हो रहा है कि कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, कुछ बच्चों को तो क्लियर पहले ही पता लग गया होगा, फिर भी लॉजिकली निकालना, डायरेक्टली नहीं बताएंगे हम लोग। अब देखिए, इन ट्राइंगल APB ट्राइंगल में जो AP है वो PB के इक्वल होगी, वाई, टेंजेंट्स drawn from external point P are equal, P से ड्रॉ की जाने वाली टेंजेंट्स इक्वल होंगी, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी दो टेंजेंट ड्रॉ होती है वो इक्वल होती है। अगर दो साइड्स किसी ट्रायंगल में इक्वल हो तो फिर इसका मतलब क्या है, जो उनके अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो मतलब एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PBA, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि जो PAB एंगल है वो PBA के इक्वल होगा। अब किसी ट्रायंगल में तीन इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है,
180 होता है, APB प्लस PAB प्लस PBA दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। APB की वैल्यू 60 डिग्री है, PAB हमें नहीं पता, और PBA भी PAB के इक्वल है। अभी हम लोगों ने ऊपर प्रूव करके हटे हैं, बिकॉज PAB इज इक्वल टू एंगल PBA। तो PAB प्लस PAB हो गया 2 टाइम्स PAB, 60 उधर जाएगा तो माइनस होके 120 रह जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो PAB कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अगर PAB 60 डिग्री है तो PBA भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस ट्रायंगल के सभी एंगल्स 60 डिग्री के हो गए। यहां पे लिखते हैं ऑल इंटीरियर एंगल्स of triangle APB are of 60 degree. So triangle APB is your what? Equilateral triangle। जब 60 के एंगल होते हैं सभी इंटीरियर तो उस ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। तो अपना आंसर आएगा इक्विलेटरल। क्लियर है? सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंथी चला गया है लेकिन प्रॉपरली गया है। चेक कर लेते हैं कि इनके अकॉर्डिंगली कैसे इन्होंने किया हुआ है। ओके, तो पीओ को लेट कर लिया इन्होंने थीटा, फिर साइन थीटा निकाल लिया 30 डिग्री, 60 डिग्री कर दिया, 60 डिग्री पी इज इक्वल टू पीबी डायरेक्ट यहाँ पे। तो ओके, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्मॉल में कोई रीजनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्टली किया हुआ है। ठीक है जी, लेकिन अगर आपके पास टाइमिंग है तो मैं आपको यही बोलूंगा कि प्रॉपर लिख के आए एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12320। पहले यही लिख लेते हैं, 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या चीज है ये? CSA ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। एक कोन है मेरे पास, उसका कर्व सरफेस एरिया मुझे दे दिया है, जिसे अपन लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 58, फाइंड इट्स हाइट। बेस का रेडियस 56, r इज गिवन एज 56 सेंटीमीटर, वी हैव टू फाइंड h। लो पहले कौन बना देते हैं एक, ये अपना कौन है, राइट सर्कुलर कौन। चलिए, उसके बाद जो रेडियस है वो 56 सेंटीमीटर है। जो h हमें पता करनी है वो ये वाली h है, जो एक परपेंडिकुलर लाइन है, ये h हमें फाइंड आउट करनी है। और सपोज कर लो ये ABC ट्रायंगल बन रहा है और AC होती है L, दैट इज स्लैंट हाइट, जो हमें नहीं पता। तो CSA ऑफ सर्कुलर कोन, आपको पता है कि CSA ऑफ सर्कुलर कोन क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर एल होता है। वैल्यू है 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, कुछ गिवन नहीं है तो 22/7 लिख लेंगे। रेडियस 56 है, लेंथ एल यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये कट कर दो 8 पे। एल इज इक्वल टू 12,320 डिवाइडेड बाई 22 भी नीचे आ जाएगा और 8 भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इसको कट कर देते हैं, 11 इंटू 2 22, 11 1 13 122। अगेन ये कट हो जाएगा, ये कट हो गया 560
और ये हो गया 70, तो 70 आ गया। लेंथ आ गई है 70 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट। अब हाइट पता करनी है, आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला, एच स्क्र प्लस बेस स्क्र इज इक्वल टू लेंथ स्क्र, बेस नहीं रेडियस स्क्र, एक्चुअली बेस से तो गलत हो जाएगा काम, आर स्क्र लिखेंगे, रेडियस। हाइट तो मुझे पता ही करनी है, रेडियस कितना है 56, तो उसका स्क्वायर करूंगा। एल है 70, 70 का स्क्वायर। एच स्क्वायर पता करना है तो 70 के स्क्वायर में से 56 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। 76 70 का स्क्वायर तो 4900 होता है, 56 का स्क्वायर करेंगे। जस्ट अ मिनट, आई एम यूजिंग कैलकुलेटर। वैसे कैलकुलेशन करने का एक और तरीका भी है, वो मैं आपको बताऊंगा। एक बार हम लोग इसको आंसर निकाल लेते हैं। 4900 में से माइनस कर देंगे तो 1764। अब एच निकालना है तो इसका रूट लेना पड़ेगा, तो ये 42 का रूट होगा मोस्ट प्रोबेबली, यस 42। तो 42 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। माइनस की वैल्यू भी आएगी पर माइनस रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो पहले आप आंसर चेक कर लेते हैं, फिर एक दो बात है जो मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूंगा इसके बारे में। 42 इज द आंसर, 42 आ रहा है, बिल्कुल सही है, तो 42 आंसर सही है। चलिए अब मैं आपको करता हूँ दो बातें। पहले तो कि 1764 का हमने रूट कैसे निकाला, मैं आपको जो मेथड बताऊंगा वो आपने थोड़ा सा किया था बड़ी क्लासेस में, मतलब जब आपने पेयर्स बनाए थे। 1764 दो दो के पेयर बना लो यहाँ पे। 17 से छोटा नंबर कौन सा है जिसका परफेक्ट स्क्वायर अवेलेबल है, 16। 16 कैसे बनेगा, 4 इंटू 4, यहाँ पे ऐड करते हैं 4 + 4 8, 164। अब 8 के साथ कौन सा नंबर लगा दें जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके या तो 164 बन जाए या उससे कम बने। 1 लगाओगे तो 81 बनेगा, ठीक है हो सकता है। 2 लगाओगे तो 82 इंटू 2 164, लो पूरा ही आ गया, तो 164 आ गया है प्रॉपरली 0, तो 42 रूट आ गया। ये तो हो गया रूट निकालने का तरीका। अब ये कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी कैसे कर सकते हैं, कैलकुलेशन जिनकी कैलकुलेट मल्टीप्लाई बहुत क्विक है उनको तो कोई जरूरत है नहीं इतना, लेकिन जहाँ पे कैलकुलेशन आप लोगों को लगता है कि आपकी स्लो डाउन हो सकती है तो आप ये तरीका जरूर करें यूज। 70 को आप क्या लिख सकते हैं, 14 इंटू 5, क्योंकि 14 इंटू 5 70 होता है। और 56 को भी लिख लो 14 इंटू 4 लिख सकते हैं, ये तभी है अगर कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है। 14 का स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो इधर क्या बच गया 5 का स्क्वायर और इधर बच गया 4 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9। अब एच निकालना है तो उसका रूट लेना पड़ेगा। 14 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 14 को दो बार लिखेंगे और इंटू 9, पेयर में से एक बाहर आ जाएगा 14, 9 बच गया, 9 का रूट 3 होता है, तो 14 इंटू 3 42 सेंटीमीटर। तो मतलब ये देख लो, जब आपके पास कुछ कॉमन होता है तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है। मैं फिर बोल रहा हूँ जिनकी कैलकुलेशन ठीक है, टाइम इतना ज्यादा नहीं लेते, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका थोड़ा कैलकुलेशन वीक है तो वो ये चीज से अपना टाइम सेव कर सकते हैं, बाकी आप लोगों की मर्जी है। चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। Mrs. Garg recorded the marks obtained by her students in the following table. Mrs. Garg ने जो नंबर उनके स्टूडेंट्स के आए हैं वो उन्होंने एक टेबल में रिकॉर्ड कर लिए। She calculated the model marks of the students of the class as 45. उनको जो मॉडल मिला है, मॉडल मतलब मोड, MODE मोड मिला है नंबर्स का, वो 45 मिला है। While printing the data, a blank was left. एक जगह खाली रह गई है जो आपको दिख रही है यहाँ पे। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द टेबल गिवन बिलो, और आपने वही मिसिंग फ्रीक्वेंसी पता करनी है। सिंपल सी बात है, मोड की बात हो रही है तो मोड का फॉर्मूला लगेगा। अगर मोड का फॉर्मूला याद है फिर तो आपके लिए बहुत आसान है। मोड का फॉर्मूला नहीं याद, भूल के कंफ्यूज हो गया तो ये क्वेश्चन आप भूल ही जाओ बस होना। चलिए पहले तो टेबल बनाते हैं, 0 से 20 और 80 to 100 चलेगी कहानी। 5 10 चलो ये बाद में लिखना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले
मैं ऐसे टेबल बना लेता हूँ, आपको जरूरत नहीं है पेपर में ये बनाने की, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए टाइम इतना नहीं होगा कि आप ये चीजें कर पाओ उधर। ये हो गया मेरे पास, यहाँ पे आ रहा है मार्क्स ऑब्टेन्ड। 0 से 20 की कहानी शुरू हुई थी, 0 से 20, देन 20 to 40, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं अपन, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं कि क्या क्या आई थी। यहाँ पे है 5 10 मिसिंग 6 3, 5 10 मिसिंग है, इसको मैंने एक्सलेट कर लिया, 6 3, ये अपने पास है, एक्स पता करना है, और मोड गिवन है मेरे को 45, मोड इज इक्वल टू 45। चलिए पहले तो मोड का फॉर्मूला, यस, L प्लस F1 माइनस F नोड डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F नोड माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। चलिए पहले ये टर्म्स की बात करते हैं। व्हाट इज L? L इज द लोअर क्लास वैल्यू ऑफ मॉडल क्लास। जहां से आपका मॉडल आया है उस क्लास का लोअर क्लास वैल्यू आपने लिखनी है, या लेफ्ट वाली जो लिमिट है वो लिखनी होती है। जस्ट मिनट, एक बार मैं चेक कर लूं कि एल का प्रॉपर नेम क्या है। लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट, नॉट लोअर क्लास वैल्यू। शायद क्लास वैल्यू भी लिख सकते हो, बट आप प्रॉपर ही लिख लेंगे, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। F1 क्या है? F1 इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी वाली। F नोट क्या है? फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग F1, F1 से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F नोट। और F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी पोस्ट F1, जो F1 के बाद वाली फ्रीक्वेंसी है वो है F2। ये भी मैं चेक कर लेता हूं एक बारी, F2 को प्रॉपरली क्या नाम इन्होंने दिया है। तो मतलब फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। सक्सीडिंग, ओके, फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग है, फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग F1। उसके बाद H क्या है? क्लास साइज, कितना डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे 20 का डिफरेंस है। सारी वैल्यूज हो गई हैं, अब पुट करते हैं। पुट तब करेंगे जब L की वैल्यू होगी। L कैसे चुनेंगे? मोड 45 है तो 45 की वैल्यू कहाँ पे आई होगी? 40 और 60 के बीच में आई होगी। तो इसका मतलब दिस इज माय मॉडल क्लास, ये मेरी मॉडल क्लास आ गई। तो इसकी L की वैल्यू कितनी है? 40 है। चलिए पुट कर देते हैं फॉर्मूला में। मोड की वैल्यू कितनी है? 45। मैं इसको इरेज कर देता हूँ ये सारी चीजों को। चलिए इरेज हो गया अपना। अब मोड हो गया 45 गिवन है, एल हो गया जी 40 लोअर लिमिट। F1 देखिए जो हमारा बॉक्स बनता है उसी में आपको F1 मिलती है, यानी कि जो X है यहाँ पे वो F1 का काम करेगी, यानी कि जो वैल्यू मिलने वाली है वो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी इनमें से। तो इसके ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी F नोड है और इसके नीचे वाला फ्रीक्वेंसी F2 है। तो F1 बॉक्स वाला आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी लिखना होता है, दैट इज X हेयर। F नोड की वैल्यू 10 है, 2 इंटू F1 तो 2X आ गया। F नोड की वैल्यू पुट कर दी और F2 की वैल्यू पुट कर दी, H की वैल्यू 20 है। 40 जब आप इधर भेजोगे तो इट विल बिकम माइनस, तो -40, x माइनस 10 कुछ भी नहीं हो पाएगा इनका, 2x माइनस 16, और ये मल्टीप्लाई हो रही है इक्वेशन 20 के साथ। 45 में से 40 गए, 5 बच गया, 20 को आप इधर ही ले आओ डिवाइड में, तो इट विल बिकम 5/20, x माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 16। जब आप इसको कट करोगे तो इट विल बिकम 1/4 इज इक्वल टू x माइनस 10 अपॉन
2x minus 16. Now cross multiply. 4x minus 40 is equal to 2x minus 16. 2x इधर आके माइनस हो जाएगा, 40 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 12 आ गई है। तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी दैट इज 12। तो 12 आंसर आप लोगों का आएगा। क्लियर? तो चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, हमें चेक जरूर करने चाहिए। यस, तो 12 इज द राइट आंसर। और जैसे हमने बोला था कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी आई है। चलिए लेट अस डू लास्ट क्वेश्चन। नहीं लास्ट नहीं है, लास्ट एक्चुअली 6 में 2 है, यानी कि चॉइस दे दी है। उन्होंने बोला था कि सेक्शन ए में 2 चॉइस मिलेंगे आप लोगों को। तो फर्स्ट है, इफ रितु वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज। जितनी एज रियलिटी में रितु की अब है, उससे अगर वो 5 साल छोटी होती, यंग मतलब छोटी होती, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, तो उनकी उम्र का स्क्वायर वुड हैव बीन होता 11 मोर देन 11 ज्यादा 5 टाइम्स 5 गुना हर प्रेजेंट एज, उनकी जो आज की उम्र है उसके 5 गुने से 11 ज्यादा होता। व्हाट इज हर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज क्या है? एक बार और पढ़ते हैं। इफ रितु वर यंगर बाय 5 years, चलो यहाँ पे डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो रितु की प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रितु। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन पहली बार में ही आपको मुझे समझ में आ जाए, तो इसीलिए एक्स ईयर्स लेट कर लिया हमने। ओके, उसके बाद इफ रितु वर यंगर बाय 5 years, 5 साल अगर छोटी होती, तो 5 years हम लोग एगो लेट कर लेते हैं। 5 years एगो एज ऑफ रितु, तो 5 साल पहले रितु की उम्र क्या होगी? x माइनस 5 years। तो यहां तक हो गया कि 5 साल पहले की उम्र पे पहुंच गए। अब आगे क्या कह रहे हैं? देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, मतलब कि जो उम्र ये बन गई है 5 साल पहले की, इस उम्र का स्क्वायर, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ओके, वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज। तो ये उम्र उनकी जो आज की उम्र है, जो x है, उसके 5 गुना से 11 ज्यादा होता। ये बना है आपके पास। जितनी उम्र रितु की आज है उससे 5 साल अगर आप माइनस करके उसका स्क्वायर कर दो, तो वो एज रितु की प्रेजेंट एज के 5 गुना से 11 ज्यादा है। मोर मतलब प्लस है, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई है। a माइनस बी का स्क्वायर लगा देते हैं अपन। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 5x प्लस 11। अब सारी टर्म्स इकट्ठी कर लो लेफ्ट साइड पे। एक्स स्क्वायर अलग कर लिया, एक्स अलग कर लिया, और जो कांस्टेंट है उनको अलग कर लिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। बड़ा इजी इक्वेशन बन गया, तो स्प्लिट करना बहुत आसान है। 15 को माइनस 14 एक्स माइनस 1x में अपन चेंज कर लेते हैं, ऐड करके माइनस 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके प्लस 14 स्क्वायर बन जाएगा। अब x क्या ले लेंगे? कॉमन, और इधर माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 14, तो x माइनस 14 कॉमन आ गया, तो इधर बच गया x माइनस 1। दोनों का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल हो रहा है, तो मतलब दोनों ही वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती हैं। तो एक आ गया x इज इक्वल टू 14 और एक आ गया x इज इक्वल टू 1। अब देखो x इज इक्वल टू 1 करते हैं, तो 5 साल पहले उम्र रितु की नेगेटिव चली जाएगी, बट एज कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इसलिए मतलब ये हमें वैल्यू रिजेक्ट करनी पड़ेगी। चलिए करते हैं, आप लिखेंगे इसको। x इज इक्वल टू 1 is rejected as age would become negative
if 5 years will be subtracted from it and age can never be नेगेटिव, एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसीलिए x की वैल्यू 1 को रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो फिर x इज इक्वल टू 14 क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा। और ईयर्स लिखना जरूरी है, नहीं तो नंबर आधा कट जाएगा। तो x इज इक्वल टू 14 इज द राइट आंसर, और इसको बॉक्स में डाल दियो। ये किसकी एज आ गई, ये रितु की प्रेजेंट एज आ गई है। आई थिंक यही पूछा था हमसे, व्हाट इज हर प्रेजेंट, यस प्रेजेंट एज आ गई। चेक कर ले एक बारी, देखो 5 साल पहले रितु की उम्र हो जाएगी 9 इयर्स, इस उम्र का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर 81, जो आज की उम्र है उसका 5 टाइम्स, 14 इंटू 5 70 से 11 ज्यादा, बिल्कुल देखो प्रॉपर आ गया 81 81, आंसर बिल्कुल डिट्टो मैच कर गया। फिर भी आप आंसर तो मिलाएंगे, आप आंसर तो मिलाने से पीछे नहीं हटेंगे, बट आप देखो आप ऐसे कंडीशन में चेक कर सकते हो। ये देखिए ये बिल्कुल सही आंसर है, x इज इक्वल टू 1 और 14 इयर्स आएगा, रिजेक्ट कर देंगे 1, ठीक है गुड। चलिए 6th क्वेश्चन में चॉइस मिली हुई है, तो दूसरा है सॉल्व करें x के लिए, और आपको इक्वेशन दी हुई है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है 9x स्क्वायर। 6th क्वेश्चन का और पार्ट है 9x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, उसके बाद है जी -6px, माइनस का 6px, ठीक है ये भी सही है, और है प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए अब उन्होंने सॉल्व करने को बोल दिया, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है, एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसमें आप स्प्लिट करते हो, दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और तीसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है कि कौन सा मेथड आपने लगाना है, तो आपकी मर्जी, आप जो भी फॉर्मूला लगाना चाहो लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे प्रेफर करता हूँ हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि वहां पर आपको फैक्टर्स बनाने में प्लस माइनस की कोई चक्कर नहीं पड़ता, आपका बहुत आसानी से आता है। अगर आपके फैक्टर बनाने की आपकी अच्छी स्पीड है, बना सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो आपकी मर्जी, आप स्प्लिटिंग भी लगा सकते हो, अगर कंप्लीटिंग द फॉर्मूला लगाना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो वो भी लगा सकते हो। तो मैंने लगाना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो मैंने ए बी सी उसके लिए तैयार कर लिया। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा मैं, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू है माइनस का 6p, ए की वैल्यू है 9 और सी की वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ब्रैकेट लगाएंगे अपन, ये बन गया 36 पी स्क्वायर, 9 इंटू 4 36 पी स्क्वायर, ये लो ये तो टर्म ही कट गई, माइनस माइनस प्लस हो गया 36 क्यू स्क्वायर, तो ये मेरे पास डी की वैल्यू आ गई है 36 क्यू स्क्वायर। तो डी की वैल्यू आ गई, अब एक्स निकालना है, तो एक्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। बी की वैल्यू है माइनस का 6p, डी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है 36 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, ए की वैल्यू है 9, तो 6p प्लस माइनस 36 का रूट 6 होता है, क्यू स्क्वायर का रूट क्यू है, अपॉन 18। तो इसको आप सेपरेट कर दो, प्लस वाली टर्म अलग कर दी और माइनस वाली टर्म अलग कर दी। 6 अपना क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन, तो कॉमन लेके p प्लस क्यू अपॉन 18, तो ये बन गया आपके पास 1/3 p प्लस क्यू, एक सोल्यूशन ये बन गया। सेकंड में सेम चीज है, सिर्फ p और q के बीच का जो साइन है वो माइनस है, तो 1/3 p माइनस क्यू। तो इस तरीके से हमारा ये x की दो वैल्यूज आ गई, इनको बॉक्स में आप बंद कर दोगे, वहां पे तो आपके पास शीट होगी प्रॉपरली, मतलब करना है आप लोगों ने तरीके से। लाइक ठीक है जी, तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया।
आंसर मिला लेते हैं हम लोग। ये मैंने आंसर शीट खोल ली है। p प्लस क्यू बाई 3 और p माइनस क्यू बाई 3 बिल्कुल सही आंसर है हमारा। तो इस तरीके से सेक्शन ए आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। जो हमने कहा था कि सेक्शन ए का सॉल्यूशन करेंगे, सेक्शन बी और सेक्शन सी का सॉल्यूशन बाकी है, वो करेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।